जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। इस चैनल जिसका नाम है दोस्तों इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट, इस पर हम राजस्थान इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिनका हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, हम बीकानेर के राठौड़ राजवंश को पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करना चाहते हैं दोस्तों चौहान राजवंश की। चौहान राजवंश की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन चौहानों ने बहुत सारी जगहों पर शासन किया, तो हम सभी को वन बाय वन पढ़ेंगे। आज हम चौहान राजवंश की सामान्य जानकारियों को साझा करने का प्रयास करेंगे कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे होती है, चौहानों के संबंध में हमें कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे जानकारियां प्राप्त होती है। उसके बाद में हम क्रमबद्ध तरीके से सांबर तथा शाकंभरी के चौहान, इसके अलावा रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान, सिरोही के चौहान, इन सभी का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं चौहान राजवंश के बारे में। चौहान राजवंश, चौहानों ने दोस्तों कहां कहां पर शासन किया? इन्होंने दोस्तों एक तो शासन किया सांबर या फिर शाकंभरी, सांबर या फिर शाकंभरी। इसके अलावा दोस्तों इनका शासन रहता है रणथंभौर। हमीरदेव चौहान का नाम आपने जरूर सुना होगा रणथंभौर के संबंध में। इसके अलावा दोस्तों जालोर, कानड़देव चौहान का नाम आपने सुन रखा होगा। इसके अलावा दोस्तों सिरोही। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बूंदी में भी शासन किया। बूंदी यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों हाड़ौती में भी इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। तो दोस्तों हम निश्चित तौर पर आज ये कह सकते हैं कि चौहान राजवंश ने अनेक सारे स्थानों पर शासन किया, जैसे कि सांबर या फिर शाकंभरी, रणथंभौर, जालोर, सिरोही, बूंदी। इन सभी स्थानों पर इन्होंने शासन किया है अलग अलग कालखंड में। लेकिन दोस्तों हमारी चर्चा का विषय ये भी तो होना चाहिए कि जो चौहान राजवंश है इसके बारे में हमें जानकारियां कहाँ से मिलती है, ऐसे कौन से ऐतिहासिक स्रोत है जिनसे हमें चौहान राजवंश के बारे में प्रमाणिक जानकारियां मिलती हैं। तो पहले हम उन स्रोत की भी चर्चा करना चाहेंगे जिनसे हमें चौहान राजवंश के बारे में जानकारियां मिलती है। स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं दोस्तों चौहान राजवंश की जो हमें जानकारियां देते हैं, उनकी चर्चा हम करना चाहेंगे। स्रोतों की चर्चा करते हैं दोस्तों। पहला स्रोत है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, आप सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, मुझे पूरी तरीके से यकीन है इस बात पर, और आप सबको पूरी जानकारी ये भी है दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद बरदई ने की है, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मित्र भी था और दरबारी कवि भी था। यानी कि चंद बरदई के द्वारा किसकी रचना की गई दोस्तों? पृथ्वीराज रासो की रचना की गई। अक्षय कुमार की मूवी आ रही है और शायद रिलीज हो चुकी है, जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज। उसमें भी इस बात का वर्णन मिलता है कि पृथ्वीराज रासो, चंद बरदई, इन सब का उसमें भी उल्लेख मिलता है। तो पृथ्वीराज रासो से हमें दोस्तों चौहान राजवंश के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वीराज विजयम, पृथ्वीराज विजयम जिसकी रचना दोस्तों जयानक भट्ट के द्वारा की गई, जयानक भट्ट के द्वारा की गई। इससे भी हमें चौहान राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों बिसलदेव रासो की रचना दोस्तों नरपति नालायक के द्वारा की गई। नरपति नालायक के द्वारा बिसलदेव रासो की रचना की गई। इसके अलावा दोस्तों हम्मीर महाकाव्य जिसकी रचना नयन चंद सूरी के द्वारा की गई। नयन चंद सूरी के द्वारा की गई। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इन जानकारियों को हम याद कैसे रखेंगे। इनको आपको याद रखने की विशेष कोई आवश्यकता है नहीं। हालांकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये सभी जानकारियां महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम आगे अध्ययन करेंगे, जैसे हमने सांबर तथा शाकंभरी की चौहानों को पढ़ लिया, उसके बाद में हमने रणथंभौर के चौहानों को पढ़ लिया, इस प्रकार जब हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे सभी राजवंशों को और उनके शासकों को, तब इन सभी का जिक्र वन बाय वन वहां पर भी हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर सारी जानकारी एक साथ याद करने में समस्या उत्पन्न होती है, तो हम जैसे क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो उस समय आप उन जानकारियों को अपने जहन में याद रख सकते हो, और बाकी अभी याद होता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है।
पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबड़देव के द्वारा की गई। पृथ्वीराज विजयम की रचना दोस्तों जयनक भट्ट के द्वारा की गई। बिसल देव रासो की रचना नरपति नाले के द्वारा की गई। हम्मीर महाकाव्य की रचना दोस्तों नयन चंद्र सूरी के द्वारा की गई। इसके अलावा हम्मीर रासो अब हम्मीर रासो है जो ग्रंथ है दोस्तों वो एक ग्रंथ नहीं है। हम्मीर रासो की रचना अलग अलग समय पर अलग अलग कवि या फिर अलग अलग लेखकों द्वारा की गई। जैसे कि एक हम्मीर रासो की रचना तो सारंगधर ने भी की है, सारंगधर ने भी हम्मीर रासो की रचना की है। इसके अलावा जोधराज का भी जिक्र होता है दोस्तों जिसने भी किसकी रचना की है, हम्मीर रासो की रचना की। इसके अलावा दोस्तों महेश के द्वारा भी हम्मीर रासो की रचना की गई है। इसका अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि सारंगधर जोधराज तथा महेश तीनों ने मिलकर हम्मीर रासो की रचना की। इसका अर्थ ये कतई नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अलग अलग कालखंड में अलग अलग विद्वानों के द्वारा हम्मीर रासो की रचना की गई। जैसे कि सारंगधर के द्वारा भी हम्मीर रासो लिखा गया, जोधराज के द्वारा भी हम्मीर रासो लिखा गया तथा महेश के द्वारा भी हम्मीर रासो को लिखा गया। इसके अलावा दोस्तों हम्मीर हट, इधर लिखो, इसको हटा ही देते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में हम इस पूरी जगह को हटाकर नई जगह बनाते हैं, यहाँ पर समतल कर देते हैं पूरी जगह। जिंदगी के सफर गीत गाता चला जा रहा हूं। उसके बाद में दोस्तों हम्मीर हट की चर्चा करते हैं हम। हम्मीर हट सुन रखा होगा आपने, हम्मीर हट तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार। जब हम रणथंभौर के किले का जिक्र करेंगे, रणथंभौर के चौहान वंश का जिक्र करेंगे, तब हम निश्चित तौर पर दोस्तों हम्मीर हट का भी जिक्र करेंगे कि हम्मीर का हट आखिरकार क्या था। हम्मीर हट की रचना दोस्तों चंद्रशेखर के द्वारा की गई। चंद्रशेखर के द्वारा हम्मीर हट की रचना की गई। इसके अलावा दोस्तों चंद्रशेखर के द्वारा ही सुरजन चरित्र की रचना भी की गई। सुरजन चरित्र की रचना भी की गई और दोनों ही ग्रंथों में चौहान राजवंश के बारे में हमें प्रमाणिक जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। इसके अलावा दोस्तों कायम खा रासो, क्या नाम है भाई, कायम खा रासो, कायम खा रासो। इसकी रचना दोस्तों जान कवि के द्वारा की गई। नाम क्या है, जान कवि के द्वारा की गई। और इसमें भी हमें चौहान राजवंश के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है कायम खा रासो के अनुसार भी। इसके अलावा दोस्तों श्रृंगारहार जिसकी रचना हम्मीर देव चौहान के द्वारा की गई। हम्मीर देव चौहान के द्वारा की गई। हम्मीर देव चौहान कहाँ का शासक था दोस्तों, रणथंभौर का शासक था। आगे जिक्र करेंगे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे। श्रृंगारहार की रचना हम्मीर देव चौहान के द्वारा की गई। ललित विग्रहराज जिसकी रचना दोस्तों सोमदेव भट्ट के द्वारा की गई। सोमदेव भट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई, ललित विग्रहराज की रचना की गई। हरिकेली नाटक का भी हम जिक्र करेंगे दोस्तों। और हरिकेली की रचना किसके द्वारा की गई, हरिकेली वास्तव में एक संस्कृत नाटक है। इसकी रचना दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई। विग्रहराज चतुर्थ जो कि बहुत ही प्रतापी शासक हुआ है दोस्तों। सांबर या शाकंभरी का जो चौहान वंश है उसका मेरे ख्याल से सबसे प्रतापी शासक अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो है विग्रहराज चतुर्थ। हालांकि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनके ऊपर मूवी भी आ चुकी है। लेकिन सबसे प्रतापी शासक विग्रहराज चतुर्थ हैं अगर हम इतिहास को सही तरीके से अध्ययन करें। जैसे महाराणा प्रताप गुइल या फिर सिसोदिया वंश में सर्वाधिक विख्यात हैं, लेकिन दोस्तों मेवाड़ के गुइल या फिर सिसोदिया राजवंश में अगर सबसे प्रतापी, सबसे विद्वान, कलम कटा तथा कला का धनी अगर कोई शासक हुआ है, सबसे प्रतापी शासक, तो उसका नाम है महाराणा कुंभा, जो सभी युद्धों में विजेता रहा। उस शासक का नाम है दोस्तों महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का जो स्थान मेवाड़ के गुइल वंश में है वही स्थान दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ का सांबर या फिर शाकंभरी के चौहान राजवंश में। इसका जिक्र हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कर ही लेंगे। हरिकेली नाटक की रचना दोस्तों विग्रहराज चतुर्थी के द्वारा की गई। उस चैप्टर में दोस्तों हम ये भी अध्ययन करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे कि विग्रहराज चतुर्थी के द्वारा संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था, जिसे
मुझे अभी शायद कुतुबुद्दीन ऐबक नाम है उसका, उसने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। क्या नाम बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, अजमेर में स्थित है। सभी की चर्चा करेंगे हम वन बाय वन। इसके अलावा दोस्तों कान्नड़ दे प्रबंध और कान्नड़ दे प्रबंध की रचना दोस्तों किसने की है? पद्मनाभ ने की है। पद्मनाभ के द्वारा इसकी रचना की गई है। कान्नड़ दे चौहान कहाँ का शासक था? जालोर का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की चर्चा करेंगे जब हम कान्नड़ दे चौहान के बारे में पढ़ेंगे। विरम देव की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों विरम दे सोनगरारी बात इसकी रचना भी दोस्तों पद्मनाभ के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? पद्मनाभ के द्वारा की गई। इन सभी साहित्यिक ग्रंथों, ऐतिहासिक स्रोतों के अलावा दोस्तों हर्षनाथ मंदिर का अभिलेख, हर्षनाथ प्रशस्ति या फिर हर्षनाथ मंदिर का अभिलेख, और इसके अलावा दोस्तों बिजोलिया अभिलेख से भी हमें चौहान राजवंश के बारे में प्रमाणित जानकारियां प्राप्त होती है। बिजोलिया अभिलेख या फिर बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया प्रशस्ति, कुछ भी कह सकते हैं। इनके द्वारा भी हमें चौहान राजवंश के बारे में प्रमाणिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। सभी इनका जिक्र हम कर ही चुके हैं। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो दोस्तों। हमीरहट की रचना चंद्रशेखर द्वारा की गई। चंद्रशेखर के द्वारा ही सुरजन चरित्र की रचना भी की गई। कायमखर अशोक की रचना जानकवि के द्वारा की गई। श्रृंगारहार की रचना हमीरदेव चौहान के द्वारा की गई। ललित विग्रहराज की रचना सोमदेव भट्ट के द्वारा। हरि केली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थी के द्वारा। कान्नड़ दे प्रबंध तथा वीरम दे सोनगरारी बाग दोनों की रचना पद्मनाभ के द्वारा की गई। इसके अलावा दोस्तों हर्षनाथ प्रशस्ति तथा बिजोलिया अभिलेख से भी हमें चौहान राजवंश के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। अब एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है हमारे मस्तिष्क तथा मन में कि चौहान राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई है, चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई है। जब हमने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जानने की कोशिश की है तो वैसे भी हमें थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लग जाता है कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई है। लेकिन फिर भी दोस्तों वर्तमान समय तक चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में कोई एक सर्वमान्य मत नहीं है, यानी कि कोई एक विशेष स्थिर मत नहीं है जिसे कहा जा सकता है कि चौहानों की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। इस संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनको थोड़ा कैटेगराइज करके श्रेणीबद्ध करके 3-4 जो मत हैं मुख्य तौर पर जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है उनका जिक्र हम कर लेते हैं। तो अब हम चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों की चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो ये किसने जाना, चांद तारों से पढ़ना है आगे। चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या मत है दोस्तों। एक मत तो वो है जो दोस्तों जिसका जिक्र हम राजपूतों की उत्पत्ति के मत के संबंध में जब उसका जिक्र कर रहे थे तब हम कर चुके हैं कि वशिष्ठ ऋषि आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ में राक्षसों के द्वारा विघ्न डाला जा रहा था, तब उनके द्वारा 4 प्रकार के राजपूतों को पैदा किया गया। चालुक्य, चोल, इसके अलावा मुझे अभी प्रेजेंट टाइम पूरा याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन 4 प्रकार के राजपूतों को उन्होंने उत्पन्न किया था। उसमें से दोस्तों एक चौहान भी थे। तो एक तो ये मत है कि जो उत्पत्ति हुई है इनकी वो वशिष्ठ ऋषि के द्वारा दोस्तों आबू पर्वत पर तप करने के कारण हुई है। यानी कि वशिष्ठ ऋषि जब आबू पर्वत पर तप कर रहे थे तब उनके द्वारा 4 राजपूतों की उत्पत्ति की गई और अंत में जो चौहान इन्होंने उत्पन्न किए उन्होंने राक्षसों से यज्ञ को सुरक्षित करवाया और राक्षसों को समाप्त किया। यानी कि वशिष्ठ ऋषि के द्वारा आबू पर्वत पर यज्ञ के फलस्वरूप चौहानों की उत्पत्ति हुई है। इस मत का समर्थन कौन करता है? इस मत का समर्थन करता है दोस्तों एक तो चंद्रबर्दई इस मत का समर्थन करता है। इसके अलावा दोस्तों मोनोत नैन्सी इस मत का समर्थन करता है, मोनोत नैन्सी। इसके अलावा दोस्तों सूर्यमल मिश्रण जो कि बूंदी रियासत से जिनका संबंध है। मोनोत नैन्सी का संबंध कहाँ से है? जोधपुर से है।
जसवंत सिंह प्रथम के क्या थे, देश दीवान थे, वित्त मंत्री थे। 2 ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, मारवाड़ा परगनारी विगत तथा नैणसीरी ख्यात, जिसमें से जो मारवाड़ा परगनारी विगत है जिसे मारवाड़ राज्य का गजेटियर कहा जाता है, जिसकी तुलना मुंशी देवी प्रसाद ने किससे की है दोस्तों, अबुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी से करते हुए मोनोप्लेनेंसी को मारवाड़ या फिर राजपूताने का अबुल फजल भी कहा है। तो मोनोप्लेनेंसी, सूर्यमल मिश्र और चंद्रवरदायी चौहानों की उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि द्वारा आबू पर्वत पर यज्ञ या फिर तप के द्वारा हुई है, इस मत का समर्थन करते हैं। दूसरा मत कहता है दोस्तों कि चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंश से हुई है, यानी कि चौहान कैसे हैं, सूर्यवंशी हैं। चौहान कैसे हैं, सूर्यवंशी हैं। ये मत, इस मत का समर्थन करता है दोस्तों पृथ्वीराज विजय ग्रंथ। पृथ्वीराज विजय में इस बात का उल्लेख है। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की है, अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर ही चुके हैं दोस्तों, किसके द्वारा की गई है, जयानक भट्ट के द्वारा पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की गई है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों जयानक भट्ट इस बात का समर्थन करता है कि चौहान सूर्यवंशी थे। इसके अलावा हम्मीर महाकाव्य, इसके अलावा दोस्तों हम्मीर महाकाव्य की रचना नयन चंद सूरी के द्वारा की गई। यानी कि हम यूं भी तो कह सकते हैं, नयन चंद सूरी का ऐसा मानना है कि चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंश से हुई है, अर्थात चौहान क्या है, सूर्यवंशी है। हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो। इसके अलावा दोस्तों इतिहासकार जी.एच. ओझा का भी क्या मानना है कि जो चौहान है दोस्तों वो क्या है, सूर्यवंशी है। पृथ्वीराज विजयम, जयानक भट्ट, हम्मीर महाकाव्य, नयनचंद सूरी, हम्मीर रासो, अलग अलग नाम है, सारंगधर है, जोधराज है, महेश है और जी.एच. ओझा। इनका ऐसा मानना है कि चौहान सूर्यवंशी हैं, यानी कि चौहानों का संबंध सूर्यवंश से रहा है। तीसरा मत है दोस्तों जो कहता है कि चौहान ब्राह्मण है। चौहान है क्या है, ब्राह्मण है। इस मत का समर्थन कौन करता है या फिर इस मत का प्रतिपादन कौन करता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, और किस आधार पर कहते हैं, बिजोलिया अभिलेख के आधार पर कहते हैं। यानी कि दोस्तों इतिहासकार दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानते हैं, यानी कि चौहान क्या थे, ब्राह्मण थे, ऐसा किसका मानना है, डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है। किस आधार पर मानना है दोस्तों, इनका बिजोलिया अभिलेख के आधार पर इनका ऐसा मानना है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रावती का लेख या फिर अभिलेख, चंद्रावती का लेख भी इस बात का जिक्र करता है कि चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है या फिर चौहान ब्राह्मणी थे। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा हो गया, अपना चंद्रावती का लेख हो गया। इसके अलावा दोस्तों कायम खां रासो की रचना किसने की है दोस्तों, जानकवि ने की है। तो इनका ऐसा मानना है कि जो चौहान है वो क्या है, ब्राह्मण है। चौहान जो है क्या है दोस्तों, ब्राह्मण है। इसके अलावा चौथा मत जो कहता है कि चौहान विदेशी जातियों की संतान है, यानी कि चौहान भारत के मूल निवासी नहीं है, बल्कि चौहान विदेशी जाति जैसे कि शक, हूण, शीतियन इनकी संतान है। ऐसा कौन मानता है दोस्तों, ऐसा मानता है कर्नल जेम्स टोड का ऐसा मानना है। इसके अलावा दोस्तों स्मिथ, इतिहासकार स्मिथ का ऐसा मानना है। इसके अलावा दोस्तों क्रुक का ऐसा मानना है कि चौहान विदेशी जातियों की संतान है। यानी कि चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में 4 मत हैं, उनका जिक्र हम कर चुके हैं। हालांकि और भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण, राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मैं उनका ही जिक्र करूंगा आपके साथ। सारा ज्ञान मैं आपके साथ साझा नहीं करूंगा क्योंकि ज्ञान का विस्तार बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें दोस्तों उन चीजों का भी ध्यान में रखना होगा जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं को सफल बनाने में योगदान देती है। वशिष्ठ ऋषि के द्वारा आबू पर्वत पर तप करने से चौहानों की उत्पत्ति हुई, इस बात का समर्थन चंद्रवरदायी, मोनोप्लेनेंसी तथा सूर्यमल मिश्रण करते हैं। सूर्यवंशी मत का समर्थन पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो, जी.एच. ओझा करते हैं। ब्राह्मणों से हुई ये बात डॉक्टर दशरथ शर्मा चंद्रावती का लेख तथा कायम खां रासो कहता है, जबकि विदेशी जातियों की संतान कौन मानता है चौहानों को, कर्नल जेम्स टोड, विलियम स्मिथ तथा क्रुक इनको विदेशी जातियों की संतान मानता है।
दोस्तों जो आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि के द्वारा जो तप करने से 4 राजपूतों की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानते हैं ये। और 1 बाय 1 वो राक्षसों का नाश नहीं कर पाते, अंत में चौहानों की उत्पत्ति और वो चौहान नाश करते हैं। मुझे ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इस समय पे ज़्यादा प्रॉपर तरीके से वो घटनाक्रम याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो उनमें से दोस्तों चालुक्य था, एक था उनमें से चोल, और लास्ट में कौन था? चौहान था। और बीच में एक और नाम है जो मुझे वर्तमान समय में याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं क्या है कि वीडियो को कंटिन्यूस बनाता हूँ, मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ, तो कभी कभार अगर कोई चीज़ दिमाग से स्लिप हो जाती है तो वो एज इट इज वीडियो में आ जाती है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अब हम कुछ और चीज़ों का यहाँ पर जिक्र करना चाहते हैं। चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। अब हम इस बात का उल्लेख करना चाहते हैं कि चौहानों का मूल स्थान कौन सा है, यानी कि चौहानों ने सर्वप्रथम कहां पर शासन किया है। अधिकांश इतिहासकार और विद्वान ऐसा मानते हैं कि चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे, और मेरे को अभी याद भी आ गया है, वो प्रतिहारी था, प्रतिहारों के सामंत थे। प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। यानी कि आबू ऋषि के द्वारा यज्ञ करने पर कौन कौन से उत्पन्न किए उन्होंने? चालुक्य, चोल, चालुक्य, प्रतिहार, और उसके बाद में अंत में चौहान। और चौहानों ने राक्षसों को समाप्त किया, महिमा मंडन है। तो ये 4 प्रकार के राजपूत उत्पन्न हुए थे अग्निकुंडी के द्वारा, वशिष्ठ ऋषि के द्वारा। प्रतिहार लिखने पर ये चीज याद आ गई अभी फिलहाल, ठीक है दोस्तों। अधिकांश इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे, बाद में इन्होंने अपने भुजा बल से, शक्ति सामर्थ्य से राज्य का विस्तार किया, अलग अलग क्षेत्रों पर इनका शासन हमें देखने को भी मिलता है। इनका जो मूल स्थान था दोस्तों, जहाँ से इन्होंने सर्वप्रथम, जहाँ से राज्य प्रारंभ किया, जहाँ पर इन्होंने सर्वप्रथम अपने शासन की नींव रखी, उस स्थान को कहा जाता है, मूल स्थान को कहा जाता है दोस्तों सांबर, सांभर या फिर साकंबरी, सांबर या फिर साकंबरी। कौन था सांबर या फिर साकंबरी में चौहान राजवंश का संस्थापक? तो वासुदेव चौहान। कौन था दोस्तों? वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान था। इसी वजह से दोस्तों वासुदेव चौहान को सभी चौहानों का, भले वो सांबर या फिर साकंबरी के चौहान हो, भले वो रणथंभौर के चौहान हो, भले वो जालोर के चौहान हो, या फिर वो सिरोही के चौहान हो, या फिर बूंदी के चौहान हो, सभी चौहानों का मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष वासुदेव चौहान को माना जाता है दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या है? चौहानों का मूल पुरुष है या फिर आदि पुरुष है, आदि पुरुष है। यानी कि इसी से चौहान राजवंश की स्थापना होती है, जिनका फिर अलग अलग क्षेत्रों में प्रसारण होता है, अलग अलग क्षेत्रों पर वो शासन भी करते हैं। क्या बोला दोस्तों मैंने? चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। चौहानों का शासन का प्रारंभिक स्थान कौन सा है? सांबर या फिर साकंबरी है। किसने स्थापना की थी सांबर या फिर साकंबरी में? चौहान राजवंश की वासुदेव चौहान ने स्थापना की थी। इसी वजह से दोस्तों वासुदेव चौहान को चौहान राजवंश का मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष भी माना जाता है। प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी दोस्तों इनकी? चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी दोस्तों? अहिछत्रपुर। कौन सी थी भाई? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर चौहान राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। और अहिछत्रपुर को ही दोस्तों वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में नागौर के नाम से किसे जाना जाता है? अहिछत्रपुर को जाना जाता है। यानी कि मैंने क्या बोला आपसे? चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। इनका मूल स्थान जहाँ से इन्होंने अपने शासन की आधारशिला रखी, शासन जहाँ से इन्होंने प्रारंभ किया, वो स्थान दोस्तों सांबर या फिर साकंबरी है। वासुदेव चौहान इनका मूल पुरुष, आदि पुरुष माना जाता है, जिसने चौहान राजवंश की विधिवत रूप से स्थापना की है 6ठी शताब्दी में। प्रारंभिक राजधानी इनकी अहिछत्रपुर यानी कि नागौर मानी जाती है। तो दोस्तों आज जो हमारा ये लेक्चर है चौहान राजवंश के बारे में, ये केवल एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, जिसमें हमने चौहान राजवंश की जानकारी के स्रोतों के बारे में समझने की कोशिश की है। इसके अलावा हमने इनके उत्पत्ति के संबंध में भी आज जानने की कोशिश की है। हमारी जानकारी को स्रोत दोस्तों
किसी कोचिंग की नोट्स नहीं होकर, नहीं किसी गाइड की न तो कोई गाइड है अपनी जानकारी के स्रोत, नहीं किसी कोचिंग के नोट्स है। हमारी जानकारी का स्रोत दोस्तों राजस्थान तथा भारत सरकार की प्रामाणिक पुस्तकें, जैसे कि हिंदी ग्रंथ अकादमी, जैसे मैं एक पुस्तक आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे दोस्तों ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है और इस पर क्या लिखा हुआ है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, यानी कि ये भारत तथा राजस्थान सरकार की प्रामाणिक पुस्तक है। इसके अलावा हमारे पास दोस्तों एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं। तो ये हमारी जानकारी का स्रोत है दोस्तों, और मैं आपके साथ जो जानकारी साझा कर रहा हूँ आप उन पर भरोसा रख सकते हो, यकीन रख सकते हो, क्योंकि वो प्रामाणिक जानकारियाँ हैं। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसके बाद में हमारी मुलाकात होती है दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। हम डिस्कस करेंगे उस लेक्चर के अंतर्गत शाकंभरी या फिर सांबर के चौहान, जिसमें हम अजयराज चौहान, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय सभी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।